नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत मैत्रपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है, उस टॉपिक को लेकर के मैं अपने सामने आया हूं। और लगातार बहुत सारे दोस्तों के प्रश्न थे कि आखिर संदर्भ कैसे लिखें, प्रसंग कैसे लिखें, या अगर प्रश्न पूछा जाता है कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी हो तो कैसे करें। दरअसल ये मसला तीनों विधाओं में आता है, गद्य में भी आता है, पद्य में भी आता है और संस्कृत खंड में भी आता है। ये समस्याएं तीनों विधाओं में फंसती हैं। तो आइए आज के हम लोग इसी सेशन को शुरू करेंगे। मैं रविकांत मैत्रपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आपके साथ हूं। और सभी जितने भी सम्माननीय अभिभावकगण, सम्माननीय शिक्षकगण, सम्माननीय प्रधानाचार्यगण जुड़ते हैं, सभी का आदर सहित अभिवादन करता हूं। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हमारे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, सभी को ढेर सारा प्यार समर्पित करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दूसरी चीज़, डेली शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक की लाइव क्लास चलती है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। आप प्लीज़ हमारे लाइव क्लास में जरूर आइए। डेली शाम को 7 से 8 हम लोग लाइव क्लास लेके चलते हैं। ओके, तो बिना किसी भूमिका के, ताकि वीडियो बेवजह का लंबा ना हो, सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे आइए कि आइए सीख लिया जाए कि परीक्षा में हम लोग कैसे लिखेंगे संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। ओके, मैं तीनों के एक एक उदाहरण लेके आया हूं। उदाहरण से ही आपको समझ में आएगा। पहला उदाहरण हमारे सामने है, पढ़ने में आ रहा होगा सभी लोगों को। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। इसके बाद जो अंश शुरू हो रहा है, देखिए वो रेखांकित है, नीचे उसके अंडरलाइन किया हुआ है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। यह एक गद्य खंड हमारे सामने मान लिया कि प्रश्न पत्र में आ गया। अब इसका हमको संदर्भ लिखना है और दूसरी बात कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। आइए कर लेते हैं। हमने किया संदर्भ। देखिए संदर्भ में क्या होना चाहिए, प्रस्तुत गद्यांश। जो गद्यांश प्रस्तुत है हमारे सामने, हमने लिखा प्रस्तुत गद्यांश सुविदित साहित्यकार। सुविदित मतलब अच्छी तरह से जाने गए, जिनको सब लोग जानते हैं। सुविदित साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है। देखिए उद्धृत छप गया है, यहां पे उद्धृत होना चाहिए। शब्द को ऐसे समझेंगे, उद्धृत। मैं थोड़ा सा कलर बदल लेता हूं, स्पष्ट दिखाई देगा। यहां पे उद्धृत होना चाहिए, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश सुविदित साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है। यह निबंध हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के साथ गद्य भाग में संकलित है। यानी हम संदर्भ में क्या लिखते हैं, यह पाठ या जो गद्य खंड, पद्य खंड, संस्कृत खंड हमारे सामने है, वो कहां से लिया गया है और उसके रचयिता कौन है, यह बात बताना ही हमारा संदर्भ कहलाता है। जो हमारा रेखांकित अंश था, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है, उसकी व्याख्या हम लोगों ने यहां पे ली है कि जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबद्ध नहीं होती वो आहार विहीन होती है। निर्मूल मतलब आधार विहीन होती है और उसका अस्तित्व अल्प समय में ही समाप्त हो जाता है। कुछ इस प्रकार से व्याख्या है। व्याख्या का विस्तृत वीडियो राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ में है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो की लंबाई को बचाने के लिए मैं इसको स्क्रीन पे रख दिया हूं, आप स्क्रीन से इसको पढ़ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पॉज करके आप इसकी व्याख्या को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गद्य खंड का जब संदर्भ पूछेगा तो हम दिखाएंगे कि लिखा किसने है और यह गद्य खंड लिया कहां से गया है और वर्तमान में गद्य खंड है कहां। तो क्या लिखा हमने, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। यह निबंध हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग से लिया गया है अथवा गद्य भाग से उद्धृत है।
चलिए दूसरा एग्जाम्पल, ये तो गद्य खंड का रहा, ये रहा पद्य खंड का एग्जाम्पल। अगर पद्य में पूछ दिया तो बैठे खिन्ना यक दिवस वेगे हमें थी अकेली आके आंसू दृगयोल में थे धरा को भिगोते। पवन दूतिका वाले पाठ का ये स्टेंजा है। तो ये जो स्टेंजा अभी आपके सामने है, आप स्क्रीन को रोक करके पढ़ लीजिएगा आराम से। इसकी भी विस्तृत व्याख्या पवन दूतिका नामक पाठ में है, इसी चैनल पे वीडियो उपलब्ध है। आप पवन दूतिका बाई रविकांत सर्च करेंगे, दिखाई दे जाएगा। ठीक है, हमने ले लिया। अब देखिए इसका संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश, वहां हमने लिखा था क्या, प्रस्तुत गद्यांश। देखिए हम वहां पे चल रहे हैं वापस, आपके यहां पे हमने लिखा था प्रस्तुत गद्यांश, लेकिन अभी क्या है, यहां पे हमारे पास क्या आ गया, पद्य। तो हमने लिखा प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है। वहां क्या था, वहां राष्ट्र का स्वरूप से उद्धृत था, यहां पे क्या है, पवन दूतिका से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है, यानी लिया गया है। एक चीज और होती है प्रसंग। प्रसंग मतलब वर्णन किसका हो रहा है, किस परिस्थिति में वर्णन हो रहा है, यह समझने के लिए प्रसंग होता है। तो प्रस्तुत पद्यांश में राधा द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाने का वर्णन है। राधा को लगता है कि प्रातः की सुगंधित वायु उसके दुख को और अधिक बढ़ा रही है। क्यों, क्योंकि स्टेंजा पढ़ा है ना कि धीरे बोली 100 दुख उससे श्रीमती राधिकाओं, प्यारी पवन तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या तुम भी काल की क्रूरता से परेशान हो। यानी वह पवन को फटकार लगा रही हैं कि वह पवन हमारे दुख को और ज्यादा बढ़ा रही है। तो ये रहा प्रसंग। संदर्भ क्या हुआ, हिंदी से संकलित है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा है, पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है। ये चीज संदर्भ क्या हो गई, संदर्भ, प्रसंग हो गया, परिस्थिति, और फिर हो गया इसकी व्याख्या। व्याख्या आपके सामने स्क्रीन पे यहां है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अदरवाइज पवन दूतिका शीर्षक की संपूर्ण व्याख्या पवन दूतिका नाम के वीडियो में है। आप वहां पे पवन दूतिका बाई रविकांत सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च होकर के आ जाएगा। यह मसला काव्य सौंदर्य का, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लोग कहते हैं काव्य सौंदर्य कैसे लिखें, तो देखिए भाव पक्ष और कला पक्ष, दो तरीके से काव्य सौंदर्य हम ले रहे हैं। एक भाव पक्ष है और एक कला पक्ष है, यानी हमारा भावनात्मक रूप से कविता कैसी है और कलात्मक रूप से कविता कैसी है। तो भाव पक्ष कहता है कि राधा की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण हुआ है, और रस कौन सा है इसमें, वियोग श्रृंगार रस है। मैं जब इस पाठ को पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इसमें वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जबकि राधा अपने यहाँ है, यानी गोकुल या बरसाने में है, जबकि कृष्ण कहाँ है, मथुरा चले गए हैं। दोनों के बीच में दूरी है, लेकिन प्रेम भी है, इसलिए वियोग श्रृंगार का प्रभाव है। कला पक्ष की देखा जाए तो आपकी भाषा जो है खड़ी बोली है, प्रबंध शैली में लिखा गया यह काव्य है, छंद इसमें मंदाक्रांता है, और यदि हम अलंकार की बात करें तो पवन का मानवीकरण किया गया है। पवन यानी हवा एक प्राकृतिक वस्तु है, उसको सखी या सहेली या दूत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो हवा का मानवीकरण होने की वजह से यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। बाकी वर्णों की बार बार आवृत्ति अनुप्रास की द्योतक है। ओके, तो ये हो गया इसका काव्य सौंदर्य। आइए, अगर मसला संस्कृत का फंसा तो क्या होगा। आइए, लाजानुच्चय पथे वचनम आकर्ण गृहिणी शिशौ कर्णौ यत्ना सुपेतवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये यद कृतं दृशावश्रु बहुले तदंतशल्यम में तमसि पुनरुद्धूर्तमुचितः। ये कहाँ से आया, संदर्भ देखिए, प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत गद्यांश, पद्य आया तो प्रस्तुत पद्यांश, संस्कृत आ गया प्रस्तुत श्लोक। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। कहाँ से है, भोजस्योदार्यम हमारा जो पाठ है से उद्धृत है। पुस्तक कौन सी है, संस्कृत दिग्दर्शिका। वास्तव में इसके लेखक बल्लाल हैं, भोज प्रबंध से लिया गया है, भोज प्रबंध के रचयिता बल्लाल जी हैं। इसका विस्तृत वर्णन भी भोजस्योदार्यम वाले चैप्टर में मैंने किया है। आप लोग भोजस्योदार्यम बाई रविकांत सर्च करेंगे यूट्यूब पे, वो आपके सामने आ जाएगा, उसको मन लगा के पढ़िएगा, सब कुछ डिटेल हो जाएगा।
और इसका जो अनुवाद मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका विस्तृत अनुवाद भी वहां पर है। आप वहां पे इसकी विस्तृत व्याख्या देख सुन करके समझ सकते हैं। समझ में आई बात? तो अभी हमारा आज का वीडियो बनाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य यही था कि संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या का अंतर आप लोगों को समझ में आ जाए। लगातार लोग पूछ रहे थे। तो संदर्भ मतलब हो गया कि प्रस्तुत गद्यांश, पद्यांश या श्लोक कहां से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। ठीक। प्रसंग का मतलब होता है किस परिस्थिति में यह रचना लिखी गई, रचना किस बात की तरफ इंगित कर रही है। और व्याख्या हो गया यानी जो प्रस्तुत आपके सामने गद्यांश, पद्यांश या श्लोक है उसका सही सलामत अर्थ। ओके, तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको यह समझाने में मददगार हुआ होगा। मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी आप सभी से एक गुजारिश और करूंगा कि अगर किसी तरह की कोई असुविधा होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स दे सकते हैं या फिर हमारे नंबर 8052296000 पे मैसेज भी कर सकते हैं। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप मैसेज आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे चैनल को यानी रविकांत मित्र त्रिपाठी को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। मैं इस चैनल पे कक्षा 12 की संपूर्ण वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं। चलते चलते एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि डेली शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 1 घंटे के लिए हम लोग इसी चैनल पे रविकांत मित्र त्रिपाठी पे लाइव रहते हैं। आप लोग प्लीज़ सभी लोग आमंत्रित हैं, आइए। बहुत अच्छा सेशन चलता है, डेली हम लोग शाम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो आशा करता हूं कि ये जो हमारा टॉपिक था कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कैसे करें, ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई असुविधा होती है तो फिर उपाय वही है, कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर हमको व्हाट्सएप करिए। रविकांत मित्र त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से हमेशा आपके लिए तत्पर है। किसी तरह की असुविधा होने पे जरूर बताइएगा। तो सभी सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण, प्रधानाचार्यगण के प्रति सस्नेह अभिवादन, सभी के प्रति बहुत सारा आदर व्यक्त करता हूं। प्यारे प्यारे बच्चे जो भी हमारे स्क्रीन पर जुड़े रहे सभी को ढेर सारा स्नेह समर्पित करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। लाइव में आना मत भूलिएगा, डेली शाम को 7 बजे। ओके, आइए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।